अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद में पॉन्जी स्कीम के जरिए तकरीबन 700 करोड़ का स्कैम, जल्द मुनाफे की लालच। 30,000 इन्वेस्टर्स को DKZ सॉल्यूशंस कंपनी से मिला धोखा। मुतासरीन का एहतजाज, पुलिस से इंसाफ और धोखेबाजों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। 17 सितंबर को दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में गणेश विसर्जन जुलूस। सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। तकरीबन 25,000 पुलिस मुलाजिमीन और इजाफी फोर्सेस होंगी तैनात। DGP जितेंद्र का पुलिस कमिश्नर्स के साथ बालापुर तक टैंकबंड जुलूस रास्तों का मुआयना। CM रेवंत रेड्डी की सदारत में 20 सितंबर को तेलंगाना काबीना का इजलास। हालिया बारिशों, सैलाब से होने वाले नुकसानात और दीगर मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल का इम्कान। तेलंगाना रियासत में अंदरून एक हफ्ता MBBS और BDS की काउंसलिंग का होगा आगाज। काउंसलिंग का इंतजार करने वाले तलबा को वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा का तयक्कुन। कहा, काउंसलिंग नेशनल मेडिकल कमीशन के मुताबिक मुकम्मल होगी। BRS कारगुजार सदर KTR ने CM रेवंत रेड्डी को बनाया तनकीद का निशाना। अंदरून 100 दिन 6 जमानतों पर अमल करने का वादा करते हुए अवाम को धोखा देने का लगाया इल्जाम। और अब खबरों की तफसील। जल्द और बड़े मुनाफे का लालच देने के नाम पर आए दिन पॉन्जी स्कीम्स लॉन्च होते रहते हैं। ऐसे ही एक स्कीम शहर हैदराबाद में DKZ सॉल्यूशंस के नाम से मंजर आम पर आई है, जिसके जरिए 30,000 लोगों को तकरीबन 700 करोड़ का चूना लगाया गया है। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। शहर हैदराबाद के माधापुर में वाक़े इन्वेस्टमेंट फर्म DKZ सॉल्यूशंस के जरिए बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का इंकशाफ हुआ है, जिसमें 30,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स को तकरीबन 500 करोड़ की धोखाधड़ी का सामना है। हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस ने फर्म के डायरेक्टर्स सैयद अशफाक राहिल और मोहम्मद इकबाल के खिलाफ मुतादिद मुकदमात दर्ज किए हैं, जिन्होंने मुबैना तौर पर इन्वेस्टर्स को 8% से 12% तक माहाना मुनाफा देने के वादों का लालच दिया था। साल 2018 में कायम होने वाले DKZ सॉल्यूशंस ने बाद में B2B और B2C शोबों में काम करने का दावा करते हुए साल 2023 में अपनी एसोसिएट कंपनी DKZ फिनवेस्ट का आगाज किया और फिर कंपनी ने माधापुर में डिकाजो और चादरघाट में अवर्ली फ्रेश के नाम से रिटेल आउटलेट्स कायम करते हुए अमेज़न और बोल्ट जैसे मुमताज ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप का दावा किया। मजीद इन्वेस्टर्स को राग़िब करने के लिए कंपनी ने मारूफ इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया प्रमोशंस का सहारा लिया। इब्तिदाई तौर पर DKZ सॉल्यूशंस ने बरवक्त रिटर्न्स की अदायगी करके अपने वादों को पूरा करते हुए इन्वेस्टर्स का भरोसा जीता। ताहम जून 2024 में रिटर्न्स मिलने में ताखीर होना शुरू हो गई। जुलाई तक कंपनी ने RBI के जवाबित के मुताबिक गैर बैंकिंग मालियाती कंपनी यानी NBFC सर्टिफिकेशन को हासिल करने के अमल में ताखीर की वजह बताई। इन्वेस्टर्स में भरम बरकरार रखने के लिए 50,000 से कम की अदायगी को जारी रखा और फिर 29 अगस्त को अचानक कंपनी ने अपना दफ्तर बंद कर दिया, जिसमें एक सरमायाकार की तरफ से एक खातून मुलाजिम पर मुबैना हमले का इल्जाम लगाते हुए वजह बताई गई। हैदराबाद के सेंट्रल क्राइम स्टेशन ने अबुल बख्श और दीगर 10 सरमायाकारों की शिकायत की बुनियाद पर एक मुकदमा दर्ज किया, जिन्होंने कंपनी पर तकरीबन 25 करोड़ रुपए की डिफॉल्ट करने का इल्जाम लगाया। अबुल बख्श का एहसास था कि धोखाधड़ी की कुल रकम 100 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। DKZ सॉल्यूशंस की ज्यादा मुनाफा देने के वादों की स्कीमों ने बहुत से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और लोगों ने कर्ज लेकर और बाज ने तो अपनी जायदादें गिरवी रखकर कंपनी में इन्वेस्ट किया। एक और केस में साइबराबाद के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को एक यूनानी डॉक्टर रिजवान अहमद और दीगर 21 अफराद से शिकायत मौसूल हुई, जिन्होंने मजमूई तौर पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। डॉक्टर रिजवान को DKZ सॉल्यूशन से एक मीडिएटर सैयद नजीर ने मुतारिफ करवाया था, जिन्होंने इब्तिदाई मुनाफा हासिल होने के बाद अपनी सरमायाकारी जारी रखी। ताज़ा तौर पर 13 सितंबर जुमे के रोज DKZ के मुतासरीन ने हैदराबाद के CCS में एहतजाज करते हुए अपनी रकम की वापसी और इस घोटाले के जिम्मेदारों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया।
بہت سے متاثرین نے خدشہ ظاہر کیا کہ DKZ کے ذریعے دھوکہ دہی 500 کروڑ روپے سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ From Hyderabad. First of all, I would like to thank all of you for giving your time and coming here. Today we have assembled here because there are about 18,000 people who are victims of a fraud or a scam which has happened in the Hyderabad. They are people from all walks of society who have invested their hard-earned money, life and savings, with the hope that the company who has promised to return about 8 to 12% per month will give them a fruitful return for a long period. Initially they started giving, but after giving the returns for some time, a few months, they have absconded now. The scam is about 500 to 700 crore rupees, and it took the victims about 4 days to get an FIR registered. And after the FIR was registered, it took about 8 days for the police authorities to realize that this case is not coming in their jurisdiction. And subsequently they have transferred this case to Cyberabad jurisdiction. So far, no arrest, forget about arrest, even basic investigation has not begun. There is no press release or press conference by the police, no statement has been released by the police authorities. People have invested their lifetime savings, and few, we are getting reports, not sure whether it's genuine or not, have even committed suicide in other cities. We request people from media and all kinds of people who are dealing in every type of media to escalate this matter so that action is taken and these people are put behind the bar. لالچ بری بلا ہے، لیکن دور جدید میں کئی لوگ اکثر ایسی پونزی اسکیمز کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ اس سے قبل بھی کئی ایسی پونزی اسکیمز آ چکی ہیں جن کے نام بھی لوگ بھول چکے ہیں، اور اب DKZ کے نام سے کئی لوگ اپنی رقم گنوا چکے ہیں، اور شاید چند دن بعد یہ نام بھی بھول جائیں گے، اور ممکن ہے کہ پھر کوئی نئی کمپنی، نیا نام لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بازار میں آ جائے، اور لوگ آسان کمائی، جلد منافع کی لالچ میں دھوکے کا شکار ہو جائیں۔ بیورو رپورٹ، BBN نیوز۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں 17 ستمبر کو ہونے والے گنیش وسرجن کے لیے تینوں پولیس کمشنریٹس حیدرآباد، سائبرآباد اور اچھا کنڈا میں تقریباً 25,000 پولیس ملازمین اور اضافی فورسز کو سیکیورٹی کے لیے تعینات کیا جائے گا، جس میں سے شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے تقریباً 10,000 پولیس ملازمین شامل ہوں گے۔ تلنگانہ کے DGP ڈاکٹر جتیندر نے حیدرآباد پولیس کمشنر CV آنند، رچاکنڈا پولیس کمشنر G سدھیر بابو، GHMC کمشنر آمرپالی اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ آج ہفتے کو بالاپور گنیش مندر میں خصوصی پوجا کی۔ بعد ازاں گنیش جلوس کے روٹ میپ بالاپور تا ٹینگ بنڈ تقریباً 19 کلومیٹر راستے کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے چار مینار کے اطراف کا بھی پیدل دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ DGP ڈاکٹر جتیندر نے بتایا کہ شہر میں گنیش مورتی وسرجن اور میلاد النبی کے لیے تمام ممکنہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میلاد النبی جلوس 19 ستمبر کو نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آج ہم لوگ کمشنر آف پولیس، DCP، GHMC کمشنر، کلیکٹر صاحب، راچاکنڈا کمشنر صاحب اور سارے فیلڈ آفیسرز ایک روٹ انسپیکشن کے لیے آئے ہیں بالاپور سے ٹینک بند کے لیے۔ تو اس میں ساری ایریاز کو دیکھا ہے، جہاں جہاں کام کا ہو گیا ہے، جہاں جہاں پلان کیا تھا، کہاں تھوڑا بہت ابھی کرنے والا ہے، تو وہ سب آپس میں کوآرڈینیشن کر کے تاکہ اس کام کو پورا کیا جا سکے، اور 17 کو جو ایمرشن ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے اور روٹ میں کوئی ان کو دقت نہیں آئے، ایسا پروگرام بنا کے ہم لوگ انسپیکشن کے لیے آئے ہیں۔ میرا خیال 20,000 کے قریب ہوں گے، ٹوٹل اراؤنڈ 20,000 کے قریب ہوں گے، چھوٹے بڑے ملا کے۔ تو اس کے لیے انتظام کر رہے ہیں ہم لوگ، جیسا ابھی GHMC کمشنر میڈم نے بتایا کہ کچھ بیبی پونڈس بھی بنا رہے ہیں، تو وہاں جو چھوٹے آئیڈلس ہیں وہاں جا سکتے ہیں اور وہاں ایمرشن کیا جا سکتا ہے، جس سے انوائرمنٹل فرینڈلی بھی رہے گا اور زیادہ رش بھی نہیں رہے گا۔ فیسٹیول بھی ایک ساتھ آ رہا ہے میلاد النبی۔ ہاں، میلاد النبی کا جیسا آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، اس کا جلوس 19 تاریخ کو نکالا جائے گا۔
क्योंकि गणेश का जनरली 18 सुबह तक इमर्शन चलता है, तो इसलिए ये फैसला किया गया था हायर लेवल पे कि मिलादुन नबी का जुलूस जो है 19 तारीख को निकालें। तेलंगाना की काबीना का इजलास इस माह की 20 तारीख को मुनक्किद होगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में अगले जुमे को दोपहर 4 बजे रियासती सेक्रेटेरिएट में होने वाले काबीना के इस इजलास में रियासत में हालिया शदीद बारिश और सैलाब से होने वाले नुकसानात और सैलाब के असरात को कम करने के लिए मुस्तकिल तौर पर उठाए जाने वाले इक़दामात और दीगर मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल होने का इम्कान है। तेलंगाना रियासत में अंदरून एक हफ्ता MBBS और BDS की काउंसलिंग का आगाज होगा। ये बात रियासती वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने बताते हुए MBBS और BDS की काउंसलिंग का इंतजार करने वाले तुलबा को तयखुन दिया कि फिक्र की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अमल शुरू हो रहा है। उन्होंने तयखुन दिया कि MBBS की काउंसलिंग नेशनल मेडिकल कमीशन के मुताबिक मुकम्मल होगी और इसी लिहाज से क्लासेस का आगाज होगा। वजीर सेहत ने इयादा किया कि बगैर किसी मफाहिमत के तेलंगाना इलाके के तुलबा के लिए सीट्स महफूज रहेंगी। उन्होंने तुलबा पर जोर दिया कि वेब ऑप्शन रजिस्ट्रेशन की तैयारी करें जिसका आगाज उस वक्त होगा जब अंदरून एक हफ्ता काउंसलिंग शुरू होगी। गौरतलब है कि सरकारी और खानगी कॉलेजेस बशमूल नशिस्तों की दस्तियाबी की इत्तला कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट पर दस्तियाब होगी। ఏప్రిల్లో ఎన్ఎంసి షోకాస్లు 8 కాలేజీకి సంబంధించిన షోకాస్లు జారీ చేసింది. జూన్లో ఎన్ఎంసి ఇన్స్పెక్షన్ చేసింది, ఫిజికల్ ఇన్స్పెక్షన్. ఆ తర్వాత మారిన నామ్స్, ఎన్ఎంసి నామ్స్ కు అనుగుణంగా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసింది. కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుని ఫస్ట్ అప్పీల్ ఎన్ఎంసీకి చేస్తే 4 కాలేజీలు మంజూరైనాయి. ఆ తర్వాత రెండో అప్పీల్లో హెల్త్ మినిస్ట్రీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి అప్పీల్ చేసుకుంటే ఈరోజు మనకి ఇంకా 4 మెడికల్ కాలేజీలు మంజూరైనాయి. ప్రత్యేకంగా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులకు కానీ మొన్న జరిగిన జనరల్ ట్రాన్స్ఫర్స్, ప్రమోషన్స్, దీనివల్ల ఈ కొత్త 8 కాలేజీలలో హెచ్ఆర్ని మేము నింపడం జరిగింది. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరే కానీ, ఎక్విప్మెంటే కానీ, హెచ్ఆర్ ఇవన్నీ కూడా ఎన్ఎంసి నామ్స్కు అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. దానివల్ల ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కొత్తగా 8 మెడికల్ కాలేజీలు, అంటే 400 సీట్లు, ప్రతి మెడికల్ కాలేజీలో 50 సీట్ల ఇంటేక్ తోటి మనకు కాలేజ్ మంజూరైంది. ఒక్కొక్క హాస్పిటల్ 220 పడకల హాస్పిటల్. దానికి అనుగుణంగా ఈరోజు మనం పూర్తిగా మన మెడికల్ కాలేజ్ ప్రభుత్వ పరంగా గతంలో 3690 మెడికల్ సీట్లుంటే ఈరోజు 4090 సీట్లు ప్రభుత్వ కళాశాలలో మనకు ఇంటేక్ పెరిగింది. మరొక్కసారి ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు. ప్రజలకు ఈ శుభవార్త తెలియజేస్తున్నాను. रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आज हफ्ते को सेक्रेटेरिएट में सरकारी अहदेदारों का इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने खलीजी ममालिक में तेलंगाना के मुकीम लोगों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इस इजलास में अरकान असेंबली काउंसिल और दीगर अहम कायदीन ने कई तजावीज़ पेश की। इस मौके पर तजवीज़ पेश की गई कि रैतु बीमा की तरह गल्फ बीमा होना चाहिए। MLAs ने कहा कि सिंगापुर और मलेशिया में मुकीम लोगों को हालिया दिनों मुश्किलात का सामना है। TPCC NRI कन्वेनर ने तजवीज़ पेश की कि तेलंगाना में 150 ट्रेड लाइसेंस मैन पावर एक्सपोर्ट कंपनियां हैं और लोगों को इनके बारे में आगाह किया जाना चाहिए। मीटिंग में ये भी तवज्जो दिलाई गई कि रियासत केरला के पास मुल्क में खलीज की बेहतरीन पॉलिसी है और इसका मुताला किया जाना चाहिए। साइबराबाद पुलिस ने सेलिंगमपल्ली के रुकन असेंबली वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के
चेयरमैन ए गांधी, उनके बेटे, भाई और 2 कॉर्पोरेटर्स वेंकटेश गौड़ और श्रीकांत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीआरएस रुकन असेंबली पी कौशिक रेड्डी की शिकायत की बुनियाद पर गच्चीबौली पुलिस ने इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बीएनएस एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बीआरएस कारगुजार सदर के तारक राव ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने अंदरून 100 दिन 6 जमानतों बशमूल 2 लाख रुपए तक के कर्ज मुआफी और 2 लाख मुलाजमतों की फरहमी के वादे को पूरा ना करते हुए तमाम शोबेजात के अवाम को धोखा दिया है। इसके अलावा केटीआर ने गैर जमहूरी चालों के जरिए उनकी पार्टी के अरकान असेंबली को लालच देने वज़ीर-ए-आला पर नुक्ताचीनी की। केटीआर ने बीआरएस एमएलए कौशिक रेड्डी की रिहायशगाह पर उनके घर वालों से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने कौशिक रेड्डी पर हमला किया क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के अरकान असेंबली डी नागेंदर, टी वेंकटराव और कड़ियम श्रीहरि के खिलाफ नाअहली की दरखास्त दाखिल की थी। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि हमने बहुत बड़े बड़े लीडर्स से लड़ाई लड़ी है। रेवंत रेड्डी, चंद्रबाबू, రాజశేఖర్ రెడ్డి, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి और రోషయ్య से बहुत छोटे हैं। నేను అడుగుతా ఉన్నా మా కౌశిక్ రెడ్డి అడిగిన ప్రశ్ననే, ఏ పార్టీలో ఉన్నావు గాంధీ? అసలు మీ 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఎవడైతే పార్టీ మారినరో, ఎవరి ఇంటింటికైతే పోయి ముఖ్యమంత్రి అనేటోడు కండువా కప్పిండో, ఫస్ట్ మీరు ఏ పార్టీలో ఉన్నారో చెప్పండి. మీకు ఇప్పటికే స్పీకర్ దగ్గర పిటిషన్లు ఉన్నాయి 10. స్పీకర్ గారు కూడా తేల్చాలా. ఇవన్నీ కాదు, ఇవేమీ లేదు, మేము రైతు రుణమాఫీ మీద అడిగితే, లేదా వరద బాధితుల తరఫున ప్రశ్నిస్తే, లేదా రైతు బంధు ఎప్పుడేస్తావని అడిగితే, మహిళా సోదరిమణులకు 2500 ఎప్పుడు ఇస్తావని అడిగితే, లేదా పెన్షన్లు ఎప్పుడు పెంచుతావని అడిగితే, 100 రోజుల్లో గ్యారంటీలు అమలు చేస్తా అన్న సన్నాసి ఎక్కడ తెచ్చిండు ముఖ్యమంత్రి అని అడిగితే తట్టుకోలేక హెడ్ లైన్ మేనేజ్మెంట్ కోసం, అటెన్షన్ డైవర్షన్ కోసం ఒక దిక్కు హైడ్రా అని హైడ్రామా, ఇంకో దిక్కు ఈ రకంగా ఎమ్మెల్యేల ఇంటి మీదకే గూండాలను పంపడం అంటే దీనికంటే సిగ్గుచేటు ఇంకొకటి ఉండదు. తప్పకుండా నేను రేవంత్ రెడ్డిని అంటా ఉన్నా, చరిత్రలో నీలాంటి పనికిమాలిన ముఖ్యమంత్రులు, ఇలాంటి తలమాసిన ముఖ్యమంత్రులు మస్తుగా వచ్చిండ్రు, మస్తుగా పోయినరు. పెద్ద పెద్దోళ్లతోనూ కొట్లాడినాం, చంద్రబాబుతో కొట్లాడినాం, రాజశేఖర్ రెడ్డితో కొట్లాడినాం, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డితోని, రోషయ్య గారితో ఎంతో మందితో తలపడ్డాం. నువ్వు వాళ్ళందరికంటే కూడా చాలా చిన్నోడు, ఈ చిట్టినాయుడు, నువ్వు చాలా చిన్నోడవు. నేను మా దగ్గర మా భాషలో చెప్పాలంటే హైదరాబాద్ లో బుల్లబ్బాయి అంటారు నీలాంటి వాళ్ళు. ఇలాంటి బుల్లబ్బాయిలు, చిట్టినాయుడులను చాలా మందిని చూసినాం. ఏం ఫరక్ పడేది కూడా ఏం లేదు, ఏం ఇంటికి కూడా వీకలేవు. కానీ ఏదో పైశాచిక ఆనందం, 4 రోజులు ముఖ్యమంత్రి పదవిలో కూర్చున్నా, నేనేందో పెద్దోడిని అయిపోయినా అనేదో ఎగిరిగిరి పడతా ఉన్నావు. రేవంత్ రెడ్డి గారు అధికారం ఎవరికి శాశ్వతం కాదు. నువ్వు ఒక దుష్ట సాంప్రదాయానికి తెరలేపుతా ఉన్నావు. ఇది తప్పకుండా నిన్ను దహిస్తుంది, నిన్ను వెంటాడుతుంది. రేపు నువ్వు పదవిలోకి దిగిపోయినాక తప్పకుండా నువ్వు ఈరోజు ఏదైతే దుష్ట సాంప్రదాయాలు నెలకొల్పుతున్నావో ఇవన్నీ నీకే చుట్టుకుంటాయనే మాట కూడా నేను వారిని హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. संगारेड्डी के साबिक एमएलए व कांग्रेस के सीनियर लीडर जग्गा रेड्डी ने सीएम रेवंत रेड्डी के बारे में बेजा तबसरे करने वालों को सख्त वार्निंग दी है। ముఖ్యమంత్రి ఎవరన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి పనికిమాలన్నా 4గా కోసేస్తాం మళ్ళీ వస్తారంటే. పనికిమాలంటే కేటీఆర్ ఉండని వాళ్ళు అయ్యి ఉండని కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఎందుకు రెచ్చగొడుతున్నాడు? ఎందుకు కొట్లాడుతున్నారు? ఎందుకు రెచ్చగొడుతున్నారు మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలను? ఏం అవసరం వచ్చింది మీకు? ఇది అవసరమా మీకు ఇదంతా? ఏదైనా పబ్లిక్ ఇష్యూల మీద ఉంటే గవర్నమెంట్ ఉంది, మాట్లాడండి. అసలు చెప్తా ఆగండి. ఇప్పుడు సబ్జెక్టు ఇది కేసీఆర్, కేటీఆర్, హరీష్ రావు సబ్జెక్ట్ ఇదంతా. ఇప్పుడు ఇంకేమైనా డౌట్లా? నేను 4గే మా కార్యకర్తలు రెచ్చిపోయి కొయ్యగలరు అని చెప్తున్నా, నోరు మార్కేసుకో. నేను చెప్తే కదా ముఖ్యమంత్రి గారి మాట్లాడితే మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు రెచ్చగొట్టకుండా ఏడబడతా పట్టుకుని 4గా కోసేయగలరు, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తిట్టొద్దని. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ ने ऐलान किया है कि ग्रे हाउंड्स और टास्क फोर्स के खतूत पर खुसूसी इख्तियारात के साथ हाइड्रा को कानूनी हैसियत देने के लिए अक्टूबर में एक ऑर्डिनेंस मंजूर किया जा सकता है। उन्होंने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाइड्रा का क़याम जियो के जरिए हुआ है, उसकी कानूनी हैसियत ना होने से मुतालिक दावे नामुनासिब हैं। उसकी कानूनी हैसियत ना होने से मुतालिक दावे मुनासिब नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस को काबीना की मंजूरी के बाद कानून साज असेंबली में मंजूर किया जाएगा। वाज़ेह हो कि रंगनाथ की वजाहत एक ऐसे वक्त सामने आई है जब जस्टिस लक्ष्मण की ज़ेर क़यादत बेंच ने हाइड्रा की कानूनी बुनियाद की तफसीलात फराहम करने के लिए एडवोकेट जनरल को हाई कोर्ट में हाजिर होने की हिदायत दी है। Shortly, there is an ordinance which is likely to come up probably in the next a month or so. దానికి కావాల్సినటువంటి హోంవర్క్ కూడా జరుగుతున్నది. సో పవర్స్ అండర్ వేరియస్ యాక్ట్స్ విల్ బి డెలిగేటెడ్ ఆన్ టు హైడ్రా. ఆర్డినెన్స్కి అంటే దానికి ఫస్ట్ కొంత ఇట్ ఈస్ ప్రిసిడెడ్ బై సమ్ ఇప్పుడు వాల్టా కిందో లేకపోతే ఒక మున్సిపల్ యాక్ట్ కిందో లేకపోతే జిహెచ్ఎంసీ యాక్ట్ కిందో ఇట్లా ఇరిగేషన్ యాక్ట్ కిందో ఇట్లా రకరకాల యాక్ట్స్ కింద ఆ పవర్స్ని డెలిగేట్ చేయడానికి ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ బీయింగ్ టేకెన్ అండ్ తర్వాత ఒక పాలసీ డాక్యుమెంట్ కింద వన్స్ ఇట్ గెట్స్ అప్రూవ్డ్ ఇన్ ద క్యాబినెట్ దెన్ అన్ ఆర్డినెన్స్ విల్ బీ ఫార్ములేటెడ్. ఆర్డినెన్స్ తర్వాత న్యాచురలీ నెక్స్ట్ అంటే అసెంబ్లీ సెషన్లో within 6 weeks it has to be passed as a legislation. So that's how the general ఇది ఉంటుంది కాబట్టి. तेलंगाना के बांसवाड़ा रुकन असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत के मुशीर ज़राअत के तौर पर हलफ लिया। उन्होंने हैदराबाद के पब्लिक गार्डन एंड हॉर्टिकल्चर ऑफिस में मुनक्किदा एक खुसूसी तकरीब में ये अहद लेते हुए ओहदा संभाला। वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव, वजीर आबकारी जूपली कृष्णा राव, कई अवामी नुमाइंदे और आला ओहदेदारों ने इस तकरीब में शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत के ज़राई मुशीर के तौर पर हलफ लेने वाले पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने मुबारकबाद दी। इस मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर ने उम्मीद जाहिर की कि ज़राई मुशीर के तौर पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की रहनुमाई में रियासत में ज़राअत शोबा मजीद तरक्की करेगा। स्वच्छता ही सेवा है के नारे के साथ आज हफ्ते के रोज सीआरपीएफ सेंटर चंद्रायन गुट्टा में सफाई सुथराई के बारे में बेदारी पैदा की गई। साफ सफाई के इस प्रोग्राम में बीजेपी एमपी इटेला राजेंद्र ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और सफाई की इस मुहिम में हिस्सा लिया। इन हैदराबाद आ इंचार्ज एडीजी रविदीप सिंह साई जी अदे विधंगा డిఐజిపి భాస్కర్ బిల్లా ఐపీఎస్ వాళ్ళ మొత్తం స్టాఫ్ ఈ క్యాంపసే కాకుండా చుట్టుపక్కల కూడా మోడీ గారి ఆలోచన విధానాన్ని, మోడీ గారి పిలుపుని, స్వచ్ఛ భారత్ పిలుపుని అమలు చేసే దాంట్లో ఈరోజు వాళ్ళు లాంచ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. మనం చూస్తూ ఉన్నాం, మన ఇంట్లో శుభ్రత కోసం ఆలోచిస్తున్నాం తప్ప మన చుట్టుపక్కల శుభ్రత గురించి పట్టించుకోవట్లేదు. మన ఇంట్లో ఉన్న చెత్తను తీసుకుపోయి రోడ్డు మీద వేయడం, మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి చెత్తను మన ఇంటి పక్కన ఉన్న ఖాళీ స్థలంలో వేయడం వల్ల అక్కడ ఉన్న దోమలు, అక్కడ ఉన్న ఈగలు, అక్కడ ఉన్న దుర్గంధం మన ఆరోగ్యాన్ని ఖరాబ్ చేస్తున్నటువంటి భావన కూడా ఎందుకో మర్చిపోతుంది. ఇవాళ నీ ఇంట్లో ఆరోగ్యంగా ఉండడం అంటే నీ ఇంట్లో బాగుంటేనే ఆరోగ్యం కాదు, చుట్టుపక్కల వాతావరణం కూడా బాగుండాలి. కేవలం ప్రభుత్వ సంస్థలు, మున్సిపాలిటీలు కావచ్చు, గ్రామ పంచాయతీలు కావచ్చు, కార్పొరేషన్స్ కావచ్చు, అవి మాత్రమే గ్రామ స్వరాజ్యం గురించి పిలిపించింది. ఇవాళ మోడీ గారు కూడా 140 కోట్ల ప్రజానీకం ఎవరికి వాళ్ళుగా మానసికంగా సిద్ధపడి దీన్ని ఆచరణలో అమలు చేయకపోతే రాబోయే కాలంలో అనేక రకాల సమస్యలు వచ్చే ఆస్కారం ఉందని చెప్పి ఇవాళ వారు పిలిపించింది. దాన్ని అమలు చేసే దాంట్లో సిఆర్పిఎఫ్ నిర్వహిస్తున్న పాత్ర చాలా అమోఘంగా ఉంది, గొప్పగా ఉందని చెప్పి నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ మనకు తెలుసు, ఆఫ్రికాలో ఏ రోగం వచ్చినా ఇలా భారత్కి వస్తూ ఉంది క్షణాల మీద. చైనాలో ఉన్న కరోనా వైరస్ వస్తే మొత్తం ప్రపంచమే వణికిపోయింది. కాబట్టి ప్రపంచం మొత్తం ఆరోగ్యంగా ఉండాలని పిలిపించే రోజులు వస్తాయి. ప్రపంచ దేశాల్లో కూడా మానవాళికి హామ్ చేసేటువంటి వైరస్ ఉండకుండా చూసే ఆలోచన చేయాల్సి అక్కడ ఉంది. కాబట్టి ఇవాళ ఈ స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమంలో సిఆర్పిఎఫ్ తీసుకుంటున్న
ఇనిషియేషన్స్ కావచ్చు, కార్యక్రమాలు కావచ్చు, వాటిని అభినందిస్తున్నాను. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद मुबारक के 1500 बरस मुकम्मल होने के मौके पर तंजीम फोकस हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहरीरी मुकाबले का एहतमाम किया जा रहा है, जिसके लिए उर्दू और अंग्रेज़ी में सीरत पाक पर मुस्तनद और जामे उर्दू और अंग्रेज़ी किताबें फराहम की जाएंगी। इस सिलसिले में मीडिया प्लस ऑडिटोरियम गन फाउंड्री हैदराबाद में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमाम व खतीब शाही मस्जिद बाग़ अम्मा मौलाना डॉक्टर हाफिज अहसन बिन मोहम्मद अल हमूमी, डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली सरवरी, एसोसिएट प्रोफेसर शोबे सहाफ़त व तरसील आम्मा मानो ने तफसीलात बताई। वहीं मौलाना अल हमूमी ने बताया कि तहरीरी मुकाबले के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ 15 सितंबर से होगा, जिसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन किराम, आज आप हजरात के सामने एक बहुत ही अहम प्रोग्राम हम लेकर के हाजिर हैं। सबसे पहले आप हजरात को ये मुबारकबाद दूं और ये बात की इत्तला देना चाहता हूं कि 2024 से लेकर के 2025 तक ये साल उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत अहम साल है, इस हवाले से कि रसूल करीम सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, आपकी विलादत बासआदत हुए, इस दुनिया में आपके तशरीफ़ लाए हुए इस साल 1500 साल तकमील होते हैं। 1500वां साल ये 2024 से 2025 तक है। तो हम तंजीम फोकस ये चाहती है कि ये 1500वां साल मुकम्मल साल सरकार दो आलम सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, हुजूर का पैगाम उम्मत मुस्लिमा और दीगर हजरात तक हुजूर का पैगाम बड़े अच्छे पैमाने पर मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वालों तक हुजूर का पैगाम हो। हमारे पास इंटरमीडिएट का निसाब है, नीट का निसाब है, एमसेट का निसाब है। हम उसके अंदर कई किताबें पूरी चाट लेते हैं, पढ़ लेते हैं। डिग्री के तलबा कई किताबें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी अजीम शान शख्सियत थे और उनके पैगाम रहमत को दुनिया तक पहुंचाने का ये एक बेहतरीन मौका भी है और जरिया भी है। तो मैं मजीद तफसीलात जो इनामात वगैरह और दीगर किताबों के तफसीलात हैं इंशाअल्लाह मैं आप शाही मस्जिद बाग़ अम्मा में आप नमाजों के औकात में किसी वक्त भी आप तशरीफ ला सकते हैं। वहां पर इंशाअल्लाह हमेशा काउंटर होगा। आप वैसे फोन नंबर भी है और लिंक भी है, आप उसके ऊपर अपना फॉर्म ऑनलाइन गूगल फॉर्म होगा, उसको आप फिलअप करें और उसी से आप राब्ता कर किसी वक्त भी आकर के किताबें ले सकते हैं। इनामात की जी शकील बिन हनीफ का फितना हैदराबाद के अंदर फैल चुका है कि इसके अंदर नौजवान काफी तादाद में जो मुतासिर होते हैं। मैं कल अपने प्रोग्राम के अंदर इसके ऊपर तफसीली बात किया हूँ। खत्म नबूवत के मामले के अंदर ये तमाम बातें उसी वक्त तकमील होगी जब आप सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ होंगे। एक नहीं कई फितनों का तदारुक कर सकेंगे। मेरे साथी मौलाना डॉक्टर अब्दुल अलीम साहब ये किताबों की तफसील कौन से जुमरे के लिए कौन सी किताब है इंशाअल्लाह वो आपके सामने जिक्र फरमाएंगे और मजीद तफसीलात आपके सामने जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। ये तमाम रजिस्ट्रेशन वगैरह हर चीज फ्री है, बल्कि आप लिखिए, लिख के हमसे लेके जाइए। हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ाने के लिए बैठे हैं, आपको पढ़वाना चाहते हैं। इसमें आप सहाफ़ी बिरादरी से ही मेरी दरख्वास्त है, आप तमाम के तमाम वकला बिरादरी से और मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेशनल्स, हुजूर सब के लिए है। सब आए, सब पढ़ें, सब इनाम लेकर जाएं। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र 16 सितंबर बरोज़ पीर को तंजीम फोकस और तंजीम इरशादुल मुस्लिमीन की जानिब से आसिफिया स्टेट लाइब्रेरी अफजलगंज और ईदगाह बालमराई सिकंदराबाद में मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज हफ्ते को मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनक्किदा मीडिया कॉन्फ्रेंस में पोस्टर की इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर इमाम व खतीब शाही मस्जिद बाग़ अम्मा मौलाना डॉक्टर हाफिज अहसन बिन मोहम्मद अल हमूमी ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज मीडिया प्लस में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है तंजीम फोकस और तंजीम इरशादुल मुस्लिमीन। ये दो तंजीमों की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह आज से 15 साल कबल शहर हैदराबाद के अंदर मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अनोखे अंदाज में मनाने का हमने काम शुरू किया था, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मौका एक बहुत ही अहम मौका है। इस मौके से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात
पूरी इंसानियत तक पहुँचना, ये हर उम्मत मुस्लिमा के फ़र्द का ज़िम्मेदारी है, उसका फ़रीज़ा है। इस फरीज़े को समझते हुए बहुत से मुख्तलिफ अंदाज से मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल मनाया जाता रहा, लेकिन ये बड़ी कमी महसूस की जाती थी कि ऐसी कोई खिदमत खल्क हो कि वो ज़रिया बने जिससे तालीमात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तक पहुँचे। और इसके अंदर मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब की तरफ हमारी यानी तालीमात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकल अंदाज में पहुँचे। और एक बहुत अहम मौका उस वक्त ज़रूर था कि पूरी दुनिया के अंदर ये मशहूर किया जाता था कि मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान लोगों का खून लेते हैं, लेकिन बात दरअसल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात रहमत पर मबनी है और मुसलमान किसी का खून लेने पर यकीन नहीं रखते बल्कि अपना खून देकर इंसानियत को बचाने पर यकीन रखते हैं। थैलेसीमिया की बीमारी उसी वक्त हमें अंदाज़ा हुआ था कि बड़ी पुरखतर है और उसके अंदर मासूम बच्चों को खून की ज़रूरत होती है। चुनाचे मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौका बहुत अहम हमें मालूम हुआ और इस मौके की मुनासिबत से हुजूर के पैगाम रहमत को प्रैक्टिकल अंदाज में अपने खून का अतिया देकर हम पूरी इंसानियत तक के पैगाम पहुंचाना चाहते थे। चुनाचे सबसे पहले 15 साल कबल आसिफिया स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर पीर के रोज़ 12 रबीउल अव्वल 16 सितंबर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक इंशाअल्लाह हमारे पास यानी मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से ब्लड डोनेशन कैंप होगा। ख़वातीन का भी नज़म होगा। आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि ज़रूर भी ज़रूर इस यानी मौके से फ़ायदा उठाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सबूत दें। आपके पैगाम रहमत को, पैगाम इंसानियत को दीगर अपनाए वतन तक पहुँचाएं। मुस्तहिक बच्चों को खून का अतिया देकर आप अपने नबी से अपनी वाबस्तगी का सबूत दें और खुशी मनाने के इस अनोखे यानी इक़दाम में आप साथ होकर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मना सकते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। मिलाद जुलूस और गणेश विसर्जन जुलूस के पेश नज़र शहर हैदराबाद की मुगलपुरा और छतरीनाका पुलिस की जानिब से मसाजिद के आइमा मोज़नीन के साथ मीटिंग की गई, जिसमें एसीपी छतरीनाका चंद्रशेखर और मुगलपुरा इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद ने बात करते हुए पुरअमन माहौल को यकीनी बनाने के लिए ताउन की अपील की। मुगलपुरा पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में आज हमारा मस्जिद कमेटी मेंबर्स और इमामों का मीटिंग लगाई और इसमें हमारी तरफ से इमाम मस्जिद कमेटी के इमाम से ये उम्मीद है कि हमारे मस्जिद में आने वाले नमाजियों को ये आने वाले दिनों में होने वाले नबी के बर्थडे के सेलिब्रेशन में पीसफुल का मनाने के लिए हम हमारे तरफ से कोऑपरेशन का वास्ते और उनके तरफ से कोऑपरेशन के वास्ते यही टाइम पे हिंदू भाइयों का भी गणेश फेस्टिवल मना रहे और उनको भी दोनों फेस्टिवल हम पीसफुल में जाने के लिए दोनों कम्युनिटियों में पीसफुल मैनर में मनाने के लिए दोनों से मीटिंग करके कुछ भी लैंड ऑर्डर इशू ऐसे करने के वास्ते और मुसलमान भाइयों और हिंदू भाइयों को हम पुलिस डिपार्टमेंट तरफ से उम्मीद कर रहे हैं और लैंड ऑर्डर बंदोबस्त का पॉइंट ऑफ व्यू में दोनों का फेस्टिवल का बंदोबस्त ठीक तरह कराते हुए नियरली हज़ारों पुलिस पर्सनल्स को बंदोबस्त में डिप्लॉय करें और हमारे तरफ से होने वाले फेस्टिवलों को पीसफुल और कुछ भी नाजायज़ इंसिडेंट नहीं हो सका करने के वास्ते काफ़ी बंदोबस्त अरेंजमेंट्स कर। मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद में मोहम्मद अहमद अली और मोहम्मद अनीस की तकमील हिफ्ज़ कुरान के मौके पर एक तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद खादरी हुस्सामी नाज़िम मदरसा ने आखिरी सबक पढ़ाया, जबकि बानी इदारा मौलाना मोहम्मद सिद्दीक अहमद खादरी हुस्सामी ने उस्ताद हाफिज मोहम्मद इलियास और सरपरस्तों को दिली मुबारकबाद पेश की। तकरीब में जामे असातिज़ा इकराम और औलिया तुलबा भी मौजूद थे। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद में पॉन्जी स्कीम के जरिए तकरीबन 700 करोड़ का स्कैम, जल्द मुनाफे की लालच, 30,000 इन्वेस्टर्स को DKZ सॉल्यूशंस कंपनी से मिला धोखा, मुतासरीन का एहतजाज, पुलिस से इंसाफ और धोखेबाजों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा।
17 सितंबर को दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में गणेश विसर्जन जुलूस, सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल, तकरीबन 25,000 पुलिस मुलाजिमीन और इजाफी फोर्सेस होंगी तैनात। डीजीपी जितेंद्र का पुलिस कमिश्नर्स के साथ बालापुर तक टैंकबंड जुलूस रास्तों का मुआयना। सीएम रेवंत रेड्डी की सदारत में 20 सितंबर को तेलंगाना काबीना का इजलास। हालिया बारिशों, सैलाब से होने वाले नुकसानात और दीगर मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल का इम्कान। तेलंगाना रियासत में अंदरून एक हफ्ता एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग का होगा आगाज। काउंसलिंग का इंतजार करने वाले तलबा को वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा का तयक्कुन। कहा, काउंसलिंग नेशनल मेडिकल कमीशन के मुताबिक मुकम्मल होगी। बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर ने सीएम रेवंत रेड्डी को बनाया तनकीद का निशाना। अंदरून 100 दिन 6 जमानतों पर अमल करने का वादा करते हुए अवाम को धोखा देने का लगाया इल्जाम। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।